क्या लग रहा है कि इंडियन वुमन बिना आइडेंटिटी क्रिएट करे ही जिए जिए जा रही है। उनको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस बारे में आप क्या मानते हैं? मुझे हमेशा से जैसे लाइफ में सब रिसोर्स है, सब सब चीज़ अवेलेबल थी। पर एक चीज़ की जो कमी हमेशा लगती थी वो है सेल्फ आइडेंटिटी। अच्छा बजट की बात करें, आप जो इवेंट प्लान करते हैं, सुनते हैं कि भाई करोड़ों में बजट हो गया है। तो कितने रुपए से लेके कितने करोड़ रुपए तक के काम इसमें होते हैं। सो अंबानी वेडिंग में रिहाना हैड कम एंड इमेजिन एक सिंगल इवेंट के शी चार्ज 60 करोड़। ओह! तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे 30-40 आर्टिस्ट थे उस पूरी वेडिंग में, तो आप बजट का तो कोई अंदाज़ ही नहीं लगा सकते हैं। इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व हो रही है, तो आज से 10 साल बाद इस इंडस्ट्री को आप कहाँ देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? आज का पॉडकास्ट सिर्फ बिजनेस या सक्सेस के बारे में नहीं है। ये बात है आइडेंटिटी की, जो हम खुद चूज़ करते हैं, ना कि लेबल्स जो हमें मिल जाते हैं। बहुत सी वुमन अपनी लाइफ के कुछ साल पोस्ट पर रख देती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या सर्कमस्टेंसेस की वजह से। और फिर एक दिन एक सिंपल सा सवाल आता है, मैं कौन हूँ इन सब के अलावा? आज हमारे गेस्ट ने इसी सवाल को सीरियसली लिया। उन्होंने जल्दी स्टार्ट नहीं किया, बल्कि सही वक्त पे स्टार्ट किया। ज़रूरत की वजह से नहीं, बल्कि चॉइस की वजह से। ये पॉडकास्ट चॉइस, टाइमिंग, करेज और खुद को चूज़ करने की हिम्मत के बारे में है। चलिए तो आज के गेस्ट से मिलते हैं, मिसेस रिद्धिमा अग्रवाल, और उनके साथ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट शुरू करते हैं। रिद्धिमा जी, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। रिद्धिमा जी, आपके प्रोफेशनल और बिजनेस बैकग्राउंड को की जो लेबल है, उसको अगर अटैच नहीं करते, तो वो इज़ रिद्धिमा अग्रवाल। रिद्धिमा अग्रवाल एक एज़ एवरीवन टेल्स मी, सब मुझे जैसे बोलते हैं कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, एक्सप्लोरर है, एक मदर है, एक हाइली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और सबसे ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अब कोई चीज़ से बहुत जल्दी सिचुएशन से या लोगों से बहुत जल्दी घबराती नहीं। मैम, काफ़ी टाइम से आप प्रोफेशनली एक्टिव नहीं थी, तो कभी आपको ये गिल्ट फील हुआ कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ? अम, 2003 में मेरी शादी हुई एंड उसके साथ ही आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड। तो उसके बाद मैंने वापस से साथ के साथ कॉलेज जॉइन कर लिया, मतलब कॉलेज जॉइन किया। आई वाज़ अ लेक्चरर, मैं पढ़ाती थी भावनगर यूनिवर्सिटी में कुछ 6 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया। और उसके बाद जब मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो काम करना क्विट कर दिया। तो ऑल द टाइम ये एक आई वुड से वैक्यूम जैसा था, गिल्ट नहीं था, पर एक वैक्यूम जैसा था कि अम, कोई मुझे बहुत शौक है कि कभी हर टाइम कुछ ना कुछ मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो यस, वो टाइम ऐसा था कि दिन में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी, अपना घर देख रहे हैं। और उसके बाद से मैं काफ़ी देर तक तो लेक्चररशिप किया मैंने शादी के बाद, भावनगर यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए स्टूडेंट्स को। आई यूज्ड टू टीच फाइनेंस, बट मेरे सेकंड चाइल्ड के बाद अ, थोड़ी देर के लिए मैंने जैसे ही काम छोड़ा, तो मैंने वापस जॉइन करने का सोचा, तो मुझे लगा कि फाइनेंस फील्ड इतनी ज़्यादा एवर चेंजिंग है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया कि मुझे खुद से ऐसा लगा कि मैं ऑब्सोलीट जैसा फ़ील किया कि मैं ऑब्सोलीट हो गई हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ साल तक मैं एक्सप्लोर करती रही, कभी एग्ज़िबिशन्स कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी छोटा-मोटा कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती थी। और कुछ भी नहीं होता था तो फ्रेंड्स के लिए पार्टी होस्ट कर देती थी। क्या बात! यस, यस, यस। तो फिर धीरे-धीरे व्हाट हैपेंस इज़ लोगों को मेरा पार्टीज़ बहुत अच्छा लगने लगा, तो या आई देन स्टार्टेड दिस करियर। पर हाँ, आई मीन गिल्ट नहीं था जब तक मैंने काम नहीं किया, पर एक वैक्यूम जैसा मुझे ज़रूर लगता था। मुझे लगता था कि पूरे दिन में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, शाम को किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है और अगले दिन सुबह किसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। So that is what I really missed in my life. गॉट इट। Nothing like guilt, but yeah, for sure, I was feeling a bit of vacuum. तो मैम, वो कौन-सा एक स्पेसिफिक मोमेंट था जब आपको लगा कि अब कुछ प्रोफेशनली खुद का करते हैं? Um, सो माय मदर, मेरी मदर एक मेरे फादर बहुत यंग एज में ही
पास ही पास्ड अवे। तो मेरी मदर ने शायद लाइफ में बहुत स्ट्रगल से हमें ब्रिंग अप किया। तो उनको ये कभी अच्छा नहीं लगता था कि मैं घर पे आइडियल बैठी हूँ। तो उनको वो मुझे बोलते थे कि तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड यू आर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें घर पे नहीं बैठना चाहिए। लाइक तो हर टाइम मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी अभी मैं इस इतने साल कुछ काम नहीं किया तो मुझसे अब कुछ नहीं होगा इस एज में आके। पर वो मुझे हर बार बोलते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको आंसर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि नहीं देखो आप मुझे बोल रहे हैं तो मैंने कर दिया। बट इसके लिए आई आई एक्चुअली स्टार्टेड एंड आल्सो माय हस्बैंड ही आल्सो वांटेड कि आई शुड बी प्रोडक्टिव। वो मुझे बोलते थे कि तुम्हारे में बहुत एनर्जी है, तुम थोड़ा कहीं पे खाली करके आओ अपना एनर्जी। तो अगर नहीं बसों में पूरा दिन या तो कहीं पे मुझे यहाँ पे हॉलिडे पे जाना है या मुझे ये काम करना है, क्योंकि खाली नहीं बैठना अच्छा लगता था। तो खुद करते रहते थे। तो मुझे इससे अच्छा काम करो तो तुम्हारा दिमाग ऑक्यूपाई रहेगा। सही बात है। मैम आपने मेरे को एक बात बहुत बताई थी कि जब रिद्धिमा अग्रवाल की मौत होगी, तो लोग ऐसा बोलेंगे रिद्धिमा अग्रवाल जी गुज़र गए, ना कि किसी की वाइफ़, किसी की बेटी या किसी का पति, किसी पति की पत्नी। तो ये सोच आपको आपके मन में कैसे आई? मुझे हमेशा से जैसे लाइफ में सब रिसोर्स है, सब सब चीज़ अवेलेबल थी। पर एक चीज़ की जो कमी हमेशा लगती थी वो है सेल्फ आइडेंटिटी। मुझे लगता है कि हर औरत के लिए एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना, हर औरत क्या हर इंसान के लिए आई फील कि सेल्फ आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अम अम, हम नहीं जानना चाहते कि हम किसी के तहत जाने हैं। हम चाहते हैं हमारा खुद का एक वजूद हो, लोग हमें हमारे नाम से जाने। हम दुनिया में आए हैं तो हम कोई वैल्यू एडिशन ऐसी करके जाएँ कि दुनिया हमें पहचान सके। हम जिस सोसाइटी से हमने इतना सब लिया है, उसको हम कहीं किसी भी फॉर्म में चीज़ें रिटर्न कर सकें। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड कि मैं 4 लोगों की लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। मतलब जब मैं ये करती कहती हूँ तो मैं सिर्फ़ इसके लिए नहीं बोलती कि एक करियर से ये आइडेंटिटी बनती है, पर मुझे लगता है कि अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया में आए हैं तो ऐसा वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं टाइम। किसी की ज़िंदगी में जो भी आप खुशी ऐड कर सको, किसी को हेल्प कर सको, किसी के लिए कुछ भी कर सको, सो दैट विल मेक योर आइडेंटिटी। चाहे आपको लगता है वेलफेयर करिए, सोशल सर्विसेज़ करिए, चाहे लगता है कि मुझे करियर एस्टेब्लिश करना है, और जो करिए इतने दिल से करिए कि वो अपने आप उसका नाम और पहचान बनता जाता है। सही बात। आपके आंसर को ही मैं अगर थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करूँ तो आपको क्या लग रहा है कि इंडियन वुमन बिना आइडेंटिटी क्रिएट करे ही जिए जिए जा रही है? उनको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इस बारे में आप क्या मानते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि इंडियन वुमेन अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें स्पेशली हमारे टाइम पे जब हम लोग को बड़ा किया गया, तो मुझे याद है कि माय मदर मतलब ऐसा बोलते थे कि तो तुम्हारा थोड़ा-सा तुम बड़े होगे तुम्हारी शादी हो जाएगी। इतना ज़्यादा शादी और ये बच्चे और वो एक लाइफ को हमने इतना आइडेंटिफ़ाई कर दिया कि हमें बहुत लोगों को लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी यहीं तक सीमित है। हम हम उसके ऊपर एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, राइट? हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम जाके ये देखें कि मेरे खुद के क्या टैलेंट है। मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 70% वुमेन को आप जाके अगर सामने से ये सवाल भी करेंगे ना कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो वो इस बात का भी जवाब नहीं दे पाएगी। क्योंकि वो सिर्फ़ ये जानती है कि मेरी बेटी को ड्राइंग करनी पसंद है या मेरे पति को ये टीवी सीरियल देखना पसंद है। पर उसको ये पता ही नहीं है कि वो अगर उसके पास टाइम खाली हो तो वो अपने टाइम को कैसे यूज़ करना चाहती है। ये बात है आप यस। बिल्कुल सही बात है। तो आप आपके जीवन में मैंने आपकी बातों से समझा कि एक बड़ा वैक्यूम बीच में 10-15 साल का रहा। तो आपके लिए क्या मुश्किल रहा? काम छोड़ना या काम फिर से शुरू करना? दोबारा काम शुरू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक टाइम के बाद, जैसे मैं बोला कि मुझे लगा था कि मैं ऑब्सोलीट हो गई हूँ। जैसे हम बोलते हैं मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है, बहुत देर तक जंग खा गई है, ऐसा लगता है इंसान भी जंग खा गया है। तो तुम्हें लगता है कि तुम आज की जनरेशन के हिसाब से, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से तुम बहुत ही अनअवेयर हो। तुम्हें नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। तुमने अब इतने साल सिर्फ़ अपना घर देखा है, अपने बच्चों को देखा है, अपनी एक सर्टेन अलग तरह की ज़िंदगी बिताई है। पर उसके बाद वापस ये करेज लेके आना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, इज़ अ वेरी, वेरी बिग
चैलेंज, बट वंस यू टेक द चैलेंज एंड अगर आप वो चैलेंज ले रहे हो और आपको लगता है कि आप उसके लिए पूरे दिल से एफर्ट कर रहे हो, तो चीज़ें अपने आप लाइन पे आती जाती हैं। दे फॉल इन प्लेस एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये कैसे? मतलब जैसे ऐसा लगता है कि पूरी पूरी दुनिया आपको हेल्प कर रही है, पूरा वर्ल्ड, पूरी कायनात, जैसे शाहरुख खान का वो डायलॉग है कि पूरी कायनात तुम्हें उस वक़्त हाँ, आपके तो साथ आ जाते मैंने एक्चुअली ऐसा ही सीख किया कि मैंने बस दिल से काम किया और चीज़ें और कड़ियाँ अपने आप जुड़ती गई और एक के बाद एक मतलब लाइफ ने मुझे बहुत रिवॉर्ड दिया हैं। इन माय पीक। तो आपने ये जो इवेंट वाली इंडस्ट्री है, उसको ही क्यों पसंद किया? उसके पीछे कौन-सी सोच काम कर गई? अ, सो एक बहुत ही अजीब-सा इंसिडेंट है। सो मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, उनका थोड़ा बजट कम था शादी करने का। तो मुझे घर में हर फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का इतना शौक था, तो उन्होंने मुझे चाचा ने बोला कि आप मेरा हेल्प कर दो। तो उस शादी में एंकर भी मैं थी, उस शादी की इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी मैं थी, उस शादी की डेकोरेटर भी मैं थी। सो वो करते-करते उस फ़ील मतलब लास्ट के 3 दिन पहले ही मुझे चिकनगुनिया हो गया। और चिकनगुनिया की स्टेट में मैंने वो स्टिल पूरा इवेंट कंप्लीट किया। मेरी टाँगों में इतनी दर्द हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और फिर भी मैं वहाँ देख रही हूँ कि फूल लगे हैं कि नहीं, ये लगा है कि नहीं। और उस दिन मैं आज भी इंसिडेंट याद करती हूँ, सोफ़ा में बैठ के मैंने ऐसा सोचा कि अगर ज़िंदगी में मैं कभी इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनी, तो ये काम मुझे थकाता नहीं है। अच्छा, क्या बात है! इस हालत में ये काम कर सकती हूँ, तो मैं किसी भी हालत में ये काम कर सकती हूँ। मैं आज तक ये बात बहुत बार बोलती हूँ, ये मेरा एक फिक्स डायलॉग है कि जब वो इवेंट चल रहा होता है 3 घंटे पहले 100 तरह की एजेंसीज़ इधर-उधर घूम रही हैं और भाग रहे हैं लोग। मैं ऐसे ऐसे इस तरह से बैठ के बोलूँगी कि ओह माय गॉड! क्या किओस है, पर ये किओस मुझे बहुत पसंद है। तो येस, आई थिंक आई जस्ट चोज़ दिस इंडस्ट्री बिकॉज़ मुझे प्यार था ये काम करने से और अच्छा, दैट इज़ व्हाई। सुनते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में ग्लैमर बहुत है। तो मैं आपसे माने बॉटम ऑफ द स्टोरी ये जानना चाहूँगा, इज़ इट ग्लैमरस और ग्राइंडिंग? ये इंडस्ट्री मुझे लगता है बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है क्योंकि इस इंडस्ट्री में सुबह से लेके रात तक सीधा सूरज के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। यू डोंट लुक गुड, यू आर जस्ट वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ऑल डे, यू हैव नो टाइम टू इवन लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, अपनी कंघी करने का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। तो जो मूवी में दिखाते हैं या वो एक टीवी सीरीज थी हाँ, मेरी नेवन थी। मेड इन हेवन, हाँ, उसमें दिखाते हैं कि वो एकदम टिप टॉप होके जा रही हैं और इवेंट में ऐसा मतलब हम तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इवेंट में जाने का ख़्याल ही नहीं आता है, कि ऐसा लगता है कि अपनी टीम के रिस्पॉन्सिबल 4-5 लोगों को भेज दो बट उसको अटेंड करके लोगों से मिलने का ख़्याल ही नहीं आता है क्योंकि इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं पूरे एक लंबे दिन के बाद। सही बात है। तो बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, बट बहुत ग्राइंडिंग है। But definitely it's a very creative industry. It gives you a lot of exposure to the world. हर हर इंडस्ट्री हर मैं बोलती हूँ कि हर जो प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट जो है वो एक नई कहानी है। हर किसी का बजट अलग है, हर किसी की डिमांड्स अलग हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो वो चीज़ इस इंडस्ट्री की सबसे मज़ेदार बात है कि हर इंसान और हर प्रोजेक्ट एक नया कहानी है। तो उसको डेफ़िनेटली मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ एंड आई थिंक दैट इज़ प्रोबेबली जो हर क्रिएटिव इंसान को इस इंडस्ट्री की तरफ खींच रही है। इंडस्ट्री जैसे इवॉल्व हो रही है, तो आज से 10 साल बाद इस इंडस्ट्री को आप कहाँ देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? आई थिंक आजकल लोग सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पे पैसा खर्चना चाहते हैं। एक अपना घर बनाने में और दूसरा पार्टीज़ और शादियाँ और ये सब तामझाम अपनी लाइफ़ का दिखाने में। So definitely this industry is getting bigger and it is growing very fast एंड मुझे लगता है कि अगर हम स्केल की बात करें तो आजकल करोड़ों रुपए तो सिर्फ स्टार्स को बुलाने के लिए खर्चते हैं लोग शादियों में। मतलब पहले तो सिर्फ स्टार्स को बुलाया जाता था टू परफॉर्म, आजकल स्टार्स को गेस्ट की तरह भी बुलाया जाता है टू इंटरैक्ट विद द ये अदर गेस्ट। यस। ये सो यस अभी तो पता नहीं कि कितना ज़्यादा डीप आता है। मतलब आप देखिए कि एक पीछे उदयपुर में एक फेमस शादी हुई और पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है, इमेजिन। दुनिया भर से गेस्ट हाँ, पूरे दुनिया भर से गेस्ट आ रहे हैं और आप देखिए कि
कौन से स्टार्स ऐसे ही नहीं है जो शकीरा बोली कि कोई यहाँ के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होती जा रही है। कितने 5 स्टार होटल्स हैं जो उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, मतलब 350 रूम्स या 500 रूम्स, कितने प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, इतने 500 रूम की प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज़ दे नो कि टुमारो दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री थ्रोन्स। अच्छा, बजट की बात करें, आप जो इवेंट प्लान करते हैं, सुनते हैं कि भाई करोड़ों में बजट हो गया है। तो आपके हिसाब से एक आपको एक टाइम माने फ्रेम लगानी हो, कितने रुपए से लेके कितने करोड़ रुपए तक के काम इसमें होते हैं? सो आई मीन आप अगर अंबानी की शादी देखिए और ये देखिए तो अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। आई मीन देयर इज स्काई इज द लिमिट। आपकी बजट आपका आपकी खुशी पे है। पर यस, हर इंसान का अपना बजट है। हर इंसान जब अपने बच्चों को बड़ा करता है तो सोचता है कि मैं इसकी शादी में अराउंड इतना खर्चा करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली हम ये बोलते हैं कि हर इंसान का बजट है। आप लाख रुपए में भी शादी कर सकते हैं, करते हैं लोग। और यहाँ यहाँ करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं, 100 करोड़ भी लगा देते हैं लोग और 500 करोड़ भी लगा देते हैं। देयर इज नो लिमिट। सो अंबानी वेडिंग में रिहाना हैड कम एंड इमेजिन एक सिंगल इवेंट के शी चार्ज 60 करोड़। वो सो आप सोच सकते हैं कि ऐसे 30-40 आर्टिस्ट थे उस पूरी वेडिंग में, तो आप बजट का तो कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते हैं। आई थिंक इंडियन वेडिंग्स हैव बिकम आई से कि अनदर अनदर लेवल ऑफ ड्रामा। मतलब हम इस साल जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा सीज़न था, तो दे वर सेइंग कि ये इंडस्ट्री कुछ 3,500 करोड़ की टोटल इस सीज़न में, मतलब जो पर्टिकुलर मेरे सीज़न में। यस, ओके, यस, या मतलब इट्स क्रेज़ी, इट इज़ अनबिलीवेबल कि इस इंडस्ट्री में लेटली कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है और उतना ज़्यादा शो ऑफ बढ़ गया है इस इंडस्ट्री में। अगर आप देखिए कि हर शादी में अगर 100 गेस्ट हैं तो जो मेन 100 गेस्ट हैं उसमें से 20-25 को शैडो दे देते हैं आजकल, कि उनके साथ रहे, कि उनको उनका पर्स पकड़ने के लिए। तो मतलब आप सोचिए कि जो सपना इंसान सोचता है लग्ज़री का, तो बस एवरीथिंग इज़ बीइंग इनकलकेटेड इन दिस फील्ड। खाने के बाद आप खाने के ऊपर देखिए, तो पूरे-पूरे रेस्टोरेंट सेटअप कर देते हैं खाने रे आजकल। मतलब स्काई इज़ द लिमिट। आई मीन द स्काई इज़ द लिमिट फॉर श्योर। आपके पास बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए और करते रहने की ताकत और क्लाइंट का बजट। तो बस ये सब चीज़ें मिल जाए तो हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। मैम बीइंग अ मैच्योर्ड वुमन, आपको ये पर्टिकुलर इवेंट इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है, उसमें एज है? आप सोचते हैं आप यू आर प्लेइंग विथ एन एज? डेफ़िनेटली एक एज भी है और एक लिमिटेशन भी है। एज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जैसे-जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हमारी टॉलरेंस ज़्यादा हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, हमने लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस से, आई मीन इवेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है बट लाइफ़ एक्सपीरियंसेस से यू बिकम मैच्योर, मोर मैच्योर्ड एंड स्मार्टर, व्हिच डेफिनिटली हेल्प्स इन नॉट जस्ट दिस इंडस्ट्री बट किसी भी इंडस्ट्री में। आपको जो मैच्योरिटी से या आपकी एज से एक समझदारी आती है और आपकी लाइफ के एक्सपोज़र से जो समझदारी आती है, तो उसका एक एडवांटेज है। पर एक लिमिटेशन भी है बहुत बड़ी कि जैसे ये इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही थकाने वाली इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है कि विद एज डेफिनिटली आपका एनर्जी लेवल एक 22-23 साल के यंग जनरेशन बच्चों से बहुत कम है। तो उस चीज़ का थोड़ा लिमिटेशन ज़रूर आता है, बट अदरवाइज़ आई फ़ील डेफिनिटली द एज एज तो हमेशा रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा समझ सकते हो चीज़ों को, आप ज़्यादा फाइनेंस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। बिकॉज़ आई थिंक ऑल वुमेन एक-एक रुपए का हिसाब रखते हैं आप। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें तो आपने पूरी लाइफ़ यही सब किया है। और आई थिंक एक औरत को देखा जाए तो वो एक हमेशा से एक होस्ट भी रही है, वो अपने गेस्ट को अटेंड भी करती है, उसने लोगों के टेंट्रम्स भी झेले हैं, उसने सब किया है और वही इवेंट इंडस्ट्री भी है। बस अपने घर के लोगों की जगह यहाँ पे बाहर के लोगों के करने पड़ते हैं। सीमा जी, क्या पॉप कल्चर ने इवेंट इंडस्ट्रीज को ओवर रोमांटिसाइज किया है, ऐसा आपको लग रहा है? 100%। आई मीन आजकल ब्राइड्स इंस्टाग्राम के लिए ही सब शादी कर रहे हैं ऐसा लगता है। हर किसी को अपने शादी के रील्स पे थाउज़ेंड्स ऑफ व्यूज़ चाहिए। उनको लगता है कि मेरी रील वायरल हो जानी चाहिए, कि मेरी एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि जैसी वो कायरा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसी ये लोग इसको उनको सबको ऐसा ही लगता है। तो पहले जितना बजट अकेला
पूरी शादी का होता था, आजकल उतना उतना एंट्रीज़ का बजट होता है, उनको लगता है कि फायरवर्क्स ऐसे हो जाने चाहिए कि बस वो पूरा आसमान में, मतलब वो जो वीडियो बन के आए तो उसमें ऐसा दिखना चाहिए कि पूरा आसमान लिट हो गया है, ये दिवाली हो गई है। तो मतलब लोगों के सपने और उनकी एस्पिरेशंस, नई-नई चीज़ों में उनको एंटर करना है। वो बोलेंगे एक 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 एंट्री मेरी अ ये जैसे कहते हैं ना कि पीछे हम एक वेडिंग हमने अटेंड किया तो उसमें दुल्हन भी बारात का हिस्सा थी। देखिए मुझे भी बारात साथ में करनी कि मेरे गेस्ट क्यों ऐसा क्या कहते हैं कि मेरे सारे गेस्ट अकेले क्यों वहाँ पे ही खड़े रहे, उनको भी नाचते हुए आना है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों बारात में थे। सो मतलब लोगों का जो आजकल शादी का अ, ये कि हम क्या बोलते हैं कि जो शादी का पूरा उनका एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ लाइक रीचिंग स्काईज़ एंड एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि जो अभी तक नहीं हुआ कुछ ऐसा होना। मेरी एंट्री नीचे मिरर होना चाहिए, मेरा एंट्री ऐसा होना चाहिए। मतलब उनका पूरा फ़ोकस शादी का एक तरफ और एंट्री का फ़ोकस एक तरफ। वेरी गुड। हम काफ़ी सारे नए यंग प्लेयर्स या नए माने जो भी न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया बहुत ग्लैमरस है, दूर से सबको अच्छा लगता है। तो आपके अनुभव के बाद आप क्या ऐसी दो चीज़ें बताएगी जो न्यू कमर्स को खास ध्यान में रखती है इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना है? वन थिंग, सक्सेस विल नॉट कम इन अ डे। आपको 4 बार क्लाइंट की शिकायत भी सुननी पड़ेगी, 2 बार फेलियर भी होगा, 10 दिन नींद भी नहीं आएगी। तो पहले तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि लाइफ इतनी आसान नहीं होगी इवेंट इंडस्ट्री। और डेफ़िनेटली एजुकेशन मैं मानती हूँ कि शायद थोड़ा हेल्प करे। आई एम नॉट प्रोफेशनली एजुकेटेड इन द फील्ड, बट आई थिंक एजुकेशन इन एनी फील्ड विल ऑलवेज़ डेफिनेटली हेल्प अ न्यूकमर टू गेट एन इनसाइट कि इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है। और तीसरा ये चीज़ कि आई थिंक एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ योर क्रिएटिविटी। हाँ, अपने आप को एजुकेट करते रहिए दुनिया में क्या हो रहा है, आज लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, लेटेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीज़ों से जितना आप ज़्यादा एजुकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। कि दुनिया में कहाँ पे कौन से सिटी में क्या हो रहा है आजकल। अब हम शादियों की बात करते हैं तो पहले तो सिर्फ था कि वेडिंग कार्निवल। अब ऐसा बोलते हैं कि वेडिंग कार्निवल भी कोई वेनिस से इंस्पायर्ड है, तो कोई ग्रीक से इंस्पायर्ड है। तो मतलब आप हाँ, यस थीमेटिक है तो आपको उस कंट्री में एग्ज़ैक्टली उसके क्या उस कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या खाना खाते हैं लोग और वहाँ वहाँ का वाइब कैसा है, वो आपको समझ अगर नहीं होगा तो आप शायद वो चीज़ अपने इवेंट में डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो डेफिनिटली योर exposure in reading, your exposure in, I would say, on the social media, your traveling, everything will add to your your getting better in the field. मैम आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर है। आजकल फेमिनिज़्म का मतलब मैंने आपसे समझना चाहूँगा, फेमिनिज़्म का मतलब सब कुछ करना है या फिर आपको वो चूज़ करना है जो आपको पसंद है? आप क्या मानते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानती हूँ कि औरत और आदमी को आपस में कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। करेक्ट? दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। मतलब हम ये क्यों ये लड़कियां ये क्यों प्रूव करना चाहती है कि हम मेन से बेटर हैं। आप उनसे अलग हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी फील्ड अलग है, उनकी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तुम्हारी अलग है। तो ये कंपेयर ही मत करो। सो मैं मुझे लगता है कि वुमेन हैव देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन लाइफ, एंड मेन हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड देयर ओन लाइफ, एंड बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। तो आपको जिस चीज में मन करता है, आपको मन करता है कि मैं अपने बच्चों को ब्रिंग अप करने में अपना पूरा दिन बताऊं, मैं अपने घर में अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा खाना खिलाऊं, मैं अपने बच्चों को के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और आपको मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, जाके काम करूं, मैं बाहर जाके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो हर चीज आपके अपने मन पे है, सही बात। आपके ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं है। तो मैं फेमिनिज़्म में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम क्यों उनसे बेटर अपने आप को प्रूव करें। तो वुमन को आप क्या बताना चाहेंगी जो घर में रहकर खुश है, फिर भी वो इनविजिबल और हेजिटेट फील करती है? आई थिंक उनको
वो इतनी ज़्यादा डर गई हैं अपने आप को बाहर आने के लिए। वो ये भूल चुकी हैं अपनी पूरी लाइफ़ की जर्नी में कि उनकी एक आइडेंटिटी है, उनके एक ओपिनियन की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। उनको मन करता है कि मैं कुछ काम करूँ तो उनको 4 बार उनको परमिशन लेना पड़ता है वो इस चीज़ के लिए। तो वो सब चीज़ें आई थिंक कहीं न कहीं वुमेन को स्टॉप कर देती है और डरा देती है। पर एक करेज दिखाना। सही बात है। सोसाइटी उसको जज करती है, उनकी जो तो वुमन की होममेकर की जो शी इज़ हैप्पी विद हर होम, इवन दो सोसाइटी जज हिम दैट भाई अ, आप समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? जो सोसाइटी जो जज कर रही है उससे ही वो इनविजिबल रहती है, अपने आप को एजुकेट फील करती है। आपको 100% आपको बाहर निकलना है तो आपको 100 क्रिटिसिज्म के लिए रेडी होना पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं होगी, इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लोग आपको जज करें। मतलब जैसे मैं बहुत बार एक लाइन बोलती हूँ कि बहुत चीज़ों में डर लगता है, डू इट एनीवे। जैसे हमें बोलते हैं ना एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट ऐसा-ऐसा धक-धक, धक-धक, धक-धक करता रहता है क्योंकि हमें डर लग रहा है एग्ज़ाम देने टाइम या स्टेज के टाइम स्टेज फ्राइट बोलते हैं जिसको स्टेज पे जाके कुछ परफ़ॉर्म करते हैं तो हमारा दिल ऐसा धड़क डर लगता है। पर मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, डू इट एनीवे। वो करेगा। आप समझिए ये एक प्रोसेस है कि आपको डर लगना इज़ लाइक अ प्रोसेस। जैसे हम बोलते हैं कि हम हमारा दिल धड़क रहा है, हम चल रहे हैं तो एक हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ये एक प्रोसेस है बट हम फिर भी भागते रहते हैं। वैसे जैसे कोई डिफिकल्ट काम कर रहे हैं तो तुम्हें डर लगेगा। वो डर के साथ आप करते रहिए, वो अच्छा, इट्स फाइन। डर लगना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। डर लगने से आप घबराइए नहीं। ओके उसको फेस कीजिए। हाँ, मतलब आप वो एक नॉर्मल चीज़ है। डर लगना इज़ ऐसा नहीं है कि आपको डर लग रहा है तो आप कुछ गलत हो। डर लगना इज़ लाइक सही नॉर्मल बात है ना। आप तो बस आपको भी लगता है एज़ अ मेल आप बड़े लगते हो कोई पेमेंट को भी लगता है हर एक नए काम में इवन रूटीन काम में भी कुछ से कुछ हाँ, कोई चैलेंज है पर अब हम उसके लिए गिव अप नहीं कर सकते हृदय को लेके। सही बात। हाँ, कि जिस चीज़ के लिए आपको सुबह उठ के अ, मन करे कि मेरे को ये करने का मन है वो कर ली, उसके लिए डरिए। हम आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल बैकग्राउंड से हैं और सुनते हैं कि पैसा काफ़ी सारी एम्बिशन खत्म कर देता है। तो आपकी जैसी जो भी वुमन है, जैसे आपने प्रूव किया, ऐसी वुमन को अगर इस जो प्रिविलेज मिला है, उसके अलावा अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, दैट व्हाट आई एम थिंकिंग। उसको कैसे ओवरकम कर सकते सो डेफिनेटली क्या होता है कि जब आप एक अच्छे स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको काम की ज़रूरत नहीं है ना। आप बहुत लोग होते हैं मैं बोलती हूँ कि फॉर अ वुमन लाइक मी इट इज़ नॉट माय ब्रेड एंड बटर, है ना। पर ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट द ओनली थिंग। हाँ, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट यस कि ज़िंदगी में ब्रेड एंड बटर ही चीज़ नहीं है। आपकी आप चाहते हो कि जब आप समाज में 10 लोगों से मिलो वो आपसे आपको आपके नाम से जाने। सही बात, आप नहीं चाहते हो कि आप सिर्फ़ किसी की पत्नी या किसी की बेटी या किसी की बहू के नाम से ही जाने जाएँ। आप चाहते हो कि लोग आपको आपके नाम से जानें कि आपने दुनिया में कुछ डिफ़रेंस किया है। बराबर है, बराबर। डेफ़िनिटली। सो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं मुझे लगता था कि मेरे बच्चे सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को नहीं, मुझे भी दे शुड लुक अपॉन मी आल्सो। हाँ, they should not say कि father is the earning member and not for money, but that she is also working hard and she is also equally uh, uh, you can say trying to support for the family and for everything या अपने शौक पूरे करने के लिए या जीवन जीने के लिए। आई मीन अब जैसे कि मैंने बोला कि सुबह उठ के हर इंसान के पास एक कॉज़ होना चाहिए मॉर्निंग में उठने का। विद अ गुड मॉर्निंग हो। वही वरना वरना सुबह उठ के लगे कि अच्छा आज के दिन में क्या किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वही कि जब सर्वाइवल एम्बिशन नहीं रहता, तो मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो आपका जो भी एम्बिशन है, आपके जो भी स्वप्न है, उसको ड्राइव करती है? कोई ऐसी 2-3 चीज़ आप बता पाएँ? सो सो सबसे पहले तो डेफिनिटली योर आइडेंटिटी। यू अंडरस्टैंड आपको एक एक वुमेन जो हमारे यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस फील करती है कि मेरा मैं क्या हूँ? तो वो ड्राइव करती है और आपको अपने अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप कुछ कर सकती हो, तो डेफिनिटली आप चाहोगे कि आपको ड्राइव करेगा कि मैं खुद कुछ ऐसा करके दिखाऊँ जो मेरे खुद की कैपेबिलिटी को प्रूव कर सके। बराबर है।
है ना? एंड देन एज़ आई से द अदर थिंग इज़ डेफिनिटली व्हेन वुमेन आर आई वुड से दे कम फ्रॉम वेरी कंफर्टेबल बैकग्राउंड, तो जितना स्टाफ होता है घर में, तो उनको घर में खुद से फिजिकल करने वाले काम तो उतने कम होते जाते हैं। मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ आइडल टाइम। तो उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक आई फील एक अंडर रिसोर्स फैमिली में वुमेन इज़ एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द हाउस। शी इज़ वर्किंग हार्ड टू सपोर्ट फॉर द फैमिली, उनका खाना बनाना उनको, बट एक 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 वेल रिसोर्स फैमिली में ये सारे काम के लिए तो स्टाफ है। तो व्हाट अबाउट यू? व्हाट इफ दैट यू आर एडिंग टू योर लाइफ, राइट। which is hardly anything, then you should come out, do something for which your parents or your parents are proud of you, and your children are looking forward to ki, they are like my mother is doing. I like my that feeling. वो जो खुशी रहती है ना, हाँ, एंड ऑफ द डे वो माने काम करती है। मैम आप एक बहुत ही रेप्यूटेड खानदान से है, परिवार से है, तो आप जो प्रोफेशन में है, उससे मैं सिंपली क्लियर ही पूछ लेता हूँ, आपको बेनिफिट रहता है? मैं ये मानती हूँ कि जब कोई भी, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो या वो मेरे नोन हो या मेरी फैमिली हो, वो इतना पैसा जब स्पेंड कर रहे हैं किसी इवेंट पे, तो उनको कोई लेना-देना नहीं है कि सामने वाला कौन है। उनको अपना रिज़ल्ट चाहिए, उनको अपना परफ़ॉर्मेंस चाहिए, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जो उनको, अगर अगर उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं आएगा, वो इवेंट मुझे नहीं देंगे। क्योंकि मेरे लिए इट कैन बी येट अनदर इवेंट, पर ब्राइड के लिए तो ये दिस इज़ द ओनली इवेंट। सही बात है। वो एक ही बार दुल्हन बनेगी, उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मैम ये जो इवेंट इंडस्ट्री है, मोस्टली मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। एक एज़ अ वुमन एंटरप्रेन्योर आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने रहते हैं यहाँ? 100% आई फील इट इज़ अ वेरी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, फॉर द रीज़न कि जितनी एजेंसी से हम डील करते हैं, उसमें आई वुड से 99% पीपल आर मेन। सो एंड आई ऑलवेज से कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, right? They do not believe in the ability of a woman to lead them. बिल्कुल। Yes, पर so you had to stay strong, be firm, and be there to repetitively tell them कि काम तो ऐसे ही होगा। तो मेरे को ये सुनना नहीं चाहता है ये, उनको लगता है कि इसको इनको क्या पता है, ये तो बस गाड़ी से निकली हैं, बट हमें बताएँगी और ये ऐसा हो जाएगा। बट देन यू हैव टू जस्ट कीप स्टैंडिंग एंड कीप टेलिंग कि नहीं, मेरे को तो जैसा करवाना है वैसा ही करवाना है, आपको इसको ठीक करके ही देना पड़ेगा। क्योंकि हम उनको नहीं बोलेंगे तो क्लाइंट तो हमें बोलेगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। मैम पॉडकास्ट के क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका हो सके इतने आपको क्विक में आंसर देने हैं। वुमन के बारे में एक बिलीफ जो आप बिल्कुल गलत मानते हो? जो आई थिंक हमने अभी बात की, दैट एक बिलीव है दैट मेन आर स्मार्टर देन वुमेन, आई फील वुमेन आर मच स्मार्टर। क्या बात! वेरी गुड। एक चीज़ जिसके लिए वुमन को सॉरी बोलना बंद कर देना चाहिए। फॉर वॉइसिंग हर फीलिंग्स। कैसे? समझाइए, थोड़ा समझाइए। मतलब मुझे लगता है कि एक औरत अपने दिल की बात कहने में बहुत डरती है, और अगर कर देती है तो वो किसी को कभी हर्ट कर देती है, तो उसको इस चीज़ के लिए सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक मेल अपनी बात कॉन्फिडेंटली और बाहर निकल के बात कर सकता है, ऐसे एक वुमन भी अपनी बात 100% बाहर निकल के कर सकती है। वेरी गुड। उन वुमन को आप क्या कहेगी जो यह एपिसोड देखते समय आप अपने आप को लॉस्ट फील कर रही है? दैट कम आउट ऑफ योर कोकून, बाहर निकलो, और जो तुम्हारा मन करता है वो ज़रूर करो। तुम्हें घर में एक अच्छा खाना बनाने में खुशी मिलती है तो वो करो, गार्डनिंग के में खुशी मिलती है वो करो, बाहर निकल के काम करना है तो उसमें खुशी मिलती है तो वो करो। पर जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो ज़रूर करो। अच्छा। माने एक लास्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल ये है कि जो नई जनरेशन आ रही है, पर्टिकुलर गर्ल्स गर्ल्स की बात करें, उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो कुछ ऐसे 4-5 टिप्स आप दे दीजिए, कौन सी वो रोड मैप पे चले और सफलता हासिल कर सके? बहुत ही पुराना तरीका है कि रोज़ सुबह उठ के जब मिरर में देखो तो बोलो यू आर फैबुलस।
तुम कर सकती हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लैग करते हैं एज women इज नॉट आवर एबिलिटी, इज नॉट आवर डेडिकेशन, इज नॉट आवर हार्ड वर्क, बट द कॉन्फिडेंस। बस आप कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर, बोलिए कि बस मुझे बाहर निकलना है, मुझे दुनिया में एक्सप्लोर करना है, मुझे गलतियां करनी है, मुझे गलतियों से सीखना है, मुझे कुछ बनना है, तो आप 100% बन सकते। रिद्धिमा जी, रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। प्लानर क्वीन और केओस मैजिशियन। आई वुड से chaos magician आफ्टर प्लानिंग लाइक अ क्वीन। क्या बात, वेरी स्मार्ट। सब कंट्रोल में और जो होगा देखा जाएगा। आई वुड से सब कंट्रोल में है। टेक्नोलॉजी और नोटबुक। नोटबुक 100%। क्या बात है। नॉट रिलाई रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी। No, 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 ओके, no, no. Always like to write my thoughts. अच्छा। क्लाइंट पैनिक और वेंडर ड्रामा। Vendor drama. परफेक्शनिस्ट मोड और जुगाड़ बट डन। I would say to be perfectionist, you have to be a jugaad queen. You can't, you can't achieve perfection without jugaad. Jugaad always wins an event. वेरी स्मार्ट। इज देयर एनीथिंग यू आर स्टिल अनलर्निंग? Unlearning. To take criticism. Well, like I think that is what I want to probably, yeah. The unlearn, na? I think ye या, एनीथिंग अनलर्न? unlearn is not this. ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। वन बिलीफ अबाउट वुमन यू वांट टू ब्रेक टुडे। One belief about women that I want to break today, that we are any less. We are at par. We are same. We are like you. Yeah, simply correct. What do you hope women take away from your story? That age is no bar, and your sex is no bar, and I mean, education is no bar. Fantastic. Whatever you want to do, come out and do it. सुपर मैम, सुपर। रिद्धिमा जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। वुमन एम्पावरमेंट तक की बातें हो गई यहाँ पे। वुमन से एम्पावर, लेकिन आपके पॉडकास्ट से मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस एक वुमन जो फेस कर रही है उससे कैसे ओवरकम होना है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात आपने की है। थैंक यू वेरी मच। Oh, thank you so much. It was such a pleasure to be here with you. And thank थैंक यू।